वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र में आज बहुत बड़ा उलटफेर भी कह सकते हैं, परिवर्तन भी कह सकते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें देखने को मिलेगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आज का दिन अर्थात 2 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं कि आज देवेंद्र फडणवीस एक तरफ, प्रकाश जी एक तरफ और नितिन गडकरी जी एक तरफ, संघ की तरफ से कुछ कुछ, मोदी अमित शाह जी अपने तरीके से कुछ कुछ, बीजेपी के अंदर मैं सोचता हूं कि जो एकनाथ शिंदे जो प्रकट में दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा धमाचौकड़ी बीजेपी के अंदर चल रही है। यद्यपि बाहर ऐसा प्रकट में दिखाई दे रहा है कि एकनाथ फडणवीस जी, अपना देवेंद्र फडणवीस जी लगभग तय हो गए, लेकिन क्या होता है कि देर इज समथिंग बिटवीन कप एंड लिप्स, ऐसा जैसे अंग्रेजी की एक कहावत है कि इसमें ये देर इज डिस्टेंस बिटवीन लिप्स एंड कप और होंठ के बीच में जो दूरी होती है वो दूरी है। मतलब तो जब तक सब कुछ घोषित न हो जाए तब तक बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है। संघ का अपना दृष्टिकोण रहता है, संघ जातिवादी नहीं मानता, लेकिन जब बीजेपी के लोग बैठते हैं तो वे जाति समीकरण में भी इधर ऊपर नीचे सब करते हैं। लेकिन यदि आप अभी महाराष्ट्र के समीकरणों में ये बात जो उछाली जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस जी चूँकि ब्राह्मण समाज से आते हैं तो ऐसा न करते हुए बीजेपी कोई मराठा नेता कोई उसमें लेकर के आए। मुझे इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, समीकरण वाली बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। बात यह है कि आपके पास में कितने मराठा नेता आप रखेंगे, कितने आखिर सब तरफ केवल मराठा नेता से होता तो शरद पवार जी की इस ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं दुर्गति शब्द नहीं बोलूँगा, लेकिन इन चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं होती है। केवल एक तत्व आपको जिताने के लिए काफ़ी नहीं होता, कई सारे तत्व मिलकर के और फिर जिताने का काम करते हैं। इसलिए केवल वर्ग को लेते हुए चलना वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वह ठीक नहीं होता है और दूरगामी दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि आपको सबको अंततोगत्वा तो सबको साथ लेके चलना है। मैं जैसे राजपूत समाज से हूँ, तो राजपूत समाज के किसी एक व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी राजपूत समाज के थे, तो हम राजपूतों के लिए कोई कल्याण कर दिया क्या? इस देश में अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें लगभग 80% ब्राह्मण हुए हैं, तो क्या ब्राह्मणों का बहुत उद्धार हो गया क्या? किसी समाज के व्यक्ति का बड़े पद पर, राजनीतिक पद पर पहुंचने में उस व्यक्ति का भला होता है, समाज का नहीं होता है। इसलिए ये जो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का ही वो पद पे होना चाहिए, ये सब शगुफेबाजी, थोड़ा बहुत इसमें सच्चाई भी है। थोड़ा बहुत एक अंतर चेतना में आनंद तो होता है, अपना कोई स्वजाति बंधु ऊपर बैठता है तो आनंद होता है, लेकिन वो जो ऊपर बैठता है ना, सबसे पहले वो अपने वालों को ही काटने का काम करता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरे समाज से अन्य लोग आ जाए। ये कटु सत्य राजनीति में जो बिल्कुल हमारे एक कवि मित्र हुआ करते थे, अब तो संसार में रहे नहीं, वो बोला करते थे कि राजनीति क्या होती है यार, तो जिसमें एक नेता दूसरे से कहता है कि तू अलग हट यार। तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है, इसलिए किसी समाज का एक व्यक्ति को आगे करने से पूरा समाज खुश हो जाएगा। ये केवल राजनीतिज्ञों की चोचलेबाजी है। तो लेकिन वो व्यक्ति जब जिसको ऊपर बिठा दिया जाता है वो इतना सशक्त हो जाता है फिर कि वह अन्य को पनपने ही नहीं देता। जैसे बड़े दरख्त के नीचे छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे बिरवे, छोटी छोटी घास वनस्पतियां पैदा ही नहीं होती, फिर वो सब नीचे की जमीन को बंजर कर देता है। तो राजनीति में भी ऐसा होता है।
इसलिए देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण होने से उन्हें इस पद पर अभी शायद बीजेपी या अन्य कोई लोग ना सोचते होंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक मेरे समीकरण और मेरी जोड़ बाकी गुणा भाग बैठ रहा है वो देवेंद्र फडणवीस के लिए ही बैठ रहा है। अगर अन्य कोई इस स्थान पर आ सकता है तो नितिन गडकरी ही आ सकते हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं। वो प्रकाश जी का हो सकता था, लेकिन प्रकाश जी जिस तरीके से वो 5 करोड़ के जो चुनाव के समय पर बंटवारे को लेकर के और वो कटघरे में आ गए, ऐसा नादानी भरा कार्य आखिर उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन आप कहीं न कहीं तो गड़बड़ी हुई होगी ना। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? बड़ा नेता वो होता है जो ऐसी नौबत आने ही नहीं देता है। इतनी चाक चौबंदी उसके पास में होती है। कोई अन्य पार्टी के लोग आपके होटल के अंदर घुस आए, सब बोलते तुम कर क्या रहे थे? तो ये सच्चाई है। मतलब कहीं दूरदर्शिता की प्रकाश जी में कोई कमी तो रही होगी भाई, तभी ऐसी नौबत आई। तो इसी कारण से अब वो कम से कम वो मुख्यमंत्री के रेस से तो मैं नहीं मानता कि वो कहीं हो सकते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो होंगे। तो नाम घूम फिर करके अगर, और दूसरी बात क्या है, जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं या राजस्थान का उदाहरण देते हैं कि जहाँ आखिरी समय में पूरा वो सब बैठे और वहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी जिन्होंने वो स्लिप निकाली और स्लिप में नाम देख करके और वो अचानक शर्मा जी का नाम देखा तो वो एक तो चेहरे पर उनके हवाई उड़ने लगी। और पास में जो बताया, पास में बैठे हुए थे हमारे राजनाथ सिंह जी, उनको दिखाया ये किया। राजनाथ सिंह जी को तो पहले से पता था क्योंकि पर्यवेक्षक वही थे, उन्होंने स्लिप उनको दी होगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा यहाँ वहाँ इसलिए हो गया। मध्य प्रदेश में भी आदरणीय मोहन यादव जी का हुआ, अचानक स्लिप से ही तय। आखिरी में सारे विधायकों को तभी पता चलता है कि कौन नेता चुना गया या कौन अब मुख्यमंत्री होगा। तो ये विशुद्ध बीजेपी का ही की ही सरकारें हैं। वहाँ भी राजस्थान में भी विशुद्ध बीजेपी की ही सरकार थी और उनका स्पष्ट 2/3 बहुमत, मध्य प्रदेश में भी 2/3 बहुमत, स्पष्ट बहुमत। तो वहाँ पर और वो जो समय था अपना नवंबर दिसंबर का, जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हुआ स्लिप के द्वारा। लेकिन वो स्लिप पद्धति अब महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, इतना तो आप मान के चलिए। कहीं न कहीं आपको एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, उनको भी साथ में लेते हुए और इन सब का समन्वय करके कोई व्यक्ति सर्वाधिक बढ़िया तरीके से सरकार चला सकता है। सबकी सीनियरिटी जूनियरिटी, अचानक एक नए विधायक को आप बीजेपी से करके दे देंगे तो भी बहुत सारे 5 साल खींचना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए न तो मोदी जी ऐसा करेंगे और न ही मोदी जी की मंत्रणा अनुसार अमित शाह जी ऐसा परामर्श देंगे या ऐसी उनकी तरफ से राय व्यक्त करेंगे। यहाँ पर कोई पकाया जमाया परिष्कृत अनुभवी नेता ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। और इसमें देवेंद्र फडणवीस और दूसरे नंबर पर अगर कहीं मुझे लगता है, ये यद्यपि दूर की कौड़ी है, लेकिन दूर की कौड़ी ही सही, लेकिन है तो ज़रूर, वो नितिन गडकरी जी हो सकते हैं और वे बहुत सफल मुख्यमंत्री भी होंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन उनकी पूर्ति, उनकी कमी जो सड़क परिवहन में वो अभी पूरे देश में कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी की पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। इसमें कोई एक ऐसा नेता जो प्रधानमंत्री के लिए भी उनको सुयोग्य माना गया है, और मैं ही क्या सारे लोग मानते हैं और सच को कहने में कोई दिक्कत नहीं। तो वे उनके स्वास्थ्य को लेकर के ज़रूर लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सड़कों का जाल सफलतापूर्वक पूरे देश में बिछाया है, वो उनकी सक्रियता, उनके कार्यकौशल, साथ ही दूरदर्शिता और सारे अनुभव को दिखाता है कि वे कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति, और वो भी नागपुर के सांसद वे हैं और संघ से भी संघ से ये दोनों जुड़े हुए हैं। नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी संघ से, तो फिर बीजेपी का कोई नेता होगा तो संघ से पिताजी को प्रणाम किए बिना कौन बच्चा आगे बढ़ेगा, तो वो तो सब सही है। लेकिन तब भी
मुझे लगता है कि सारे समीकरण इसमें एक नाथ शिंदे जी भी शामिल हैं उस सहमति में। इसमें अजित पवार जी के तो बल्ले बल्ले, अजित पवार जी सर्वाधिक सुखी आदमी है, सर्वाधिक प्रसन्न आदमी है, और ऐसा होना ही चाहिए राजनीति। अरे जो हो गया था वो 5 साल मिलजुल के करा। एक नाथ शिंदे जी ने भी अभी जितना गांव चले गए न, वो चले गए न, स्वास्थ्य खराब हो गया न। स्वास्थ्य खराब क्यों हुआ? जब आपका मन खराब होता है तब तन खराब होता है। तो तन की शुद्धता और तन की स्वास्थ्य के अच्छे के लिए आपका मन को अच्छा रखना आवश्यक है। एक नाथ जी, आप भी बरगलाने में न आए, वो दिन न भूलें जब आप शिवसेना को दो फाड़ करके और आपने अपने बीजेपी के साथ में आए थे। तब आपकी महाराष्ट्र में क्या स्थितियां थी, और आप जो अपनी स्थिति को सुधार पाए हैं उसमें मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी का आपके पीछे दृढ़तापूर्वक खड़े रहना ही कारण है कि जब आप पुनः अब इतनी इतनी सीटें लाने में कामयाब हुए हैं। इसलिए लाडली बहना योजना ने महाराष्ट्र में लाभ दिया है, झारखंड में भी लाभ दिया है। तो ये, लेकिन योजना चली कहाँ से? योजना चली मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के शिवराज जी से चली। लेकिन वही शिवराज जी जब झारखंड के प्रभारी बनाए गए, जो लाडली योजना के जनक है पूरे देश में इस योजना की, वो वहाँ नहीं कर पाए। तो कई सारी चीज़ें राजनीति में होती हैं। उनके सारे प्रयासों के बावजूद झारखंड में अगर सफल नहीं हो पाए तो केवल एक योजना ही नहीं बल्कि अन्य कई कारण भी रहे होंगे। देवेंद्र फडणवीस जी का धुआंधार प्रचार और पर जिंदा दिली से उनका काम करना, एक नाथ शिंदे जी की हिंदुत्व की छवि, गौ माता को राजमाता का दर्जा देना, लाडली बहना, पारदर्शिता, ईमानदारी, 2.5 वर्ष में एक भी कोई आरोप नहीं, ये सारी चीज़ें थी जिससे महाराष्ट्र में आप 230 सीटें लेकर के आए हैं। और आगे भी इस तरीके से सब चलेगा। मैं सोचता हूँ कि अभी आज शाम तक ही बहुत सारे उजालों में कई चेहरे दिखाई देंगे जो अब तक अंधेरे में ढके हुए हैं। भारत माता की जय।